हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। संडे गॉसिप्स में सबका स्वागत है। और आज के संडे में जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये वो विषय है जिस पर आए दिन हमारे देश में वाद विवाद होते रहते हैं। दो पक्ष हैं इनको लेकर के, हालांकि एक तीसरा पक्ष भी हमारे जैसे जो कि इस वाद विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहते या साइलेंटली रहते हैं, और दो पक्ष है जो एक पक्ष इनके साथ है, इनके पक्ष में, और दूसरा पक्ष इनके विरोध करते हैं। तो जो आज का गॉसिप का आज का जो चर्चा हम लोग जिस विषय पर आज हम लोग बातचीत करेंगे वो है आरक्षण। वो विषय है आरक्षण, ठीक है। और जो हम लोगों का टॉपिक भी है आरक्षण, हक या भीख। हो सकता है कुछ लोगों को ये थोड़ा सा अटपटा लगे ये टॉपिक, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी लगे, थोड़ा सा ये विवादित लगे, लेकिन वास्तविक में ये टॉपिक, ये नाम रखने के पीछे रीजन है आज के जो इस आरक्षण को लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं होती, जो मेंटलिटी है उनको लेकर के जो विचारधारा बनी हुई है। एक वर्ग है जो आरक्षण को अपना हक मानता है, ये हमारा हक है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। एक वर्ग है जो कहता है आरक्षण आपका कोई हक नहीं है, आप हमारा हक खा रहे हो, ये भीख के रूप में ले रहे हो। तो आज हम लोगों को इसी पर चर्चा करना है। आज हम लोग इसी पर जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या है, क्या आरक्षण हक है, क्या आरक्षण भीख है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है, बस आपका भ्रम है। समस्या क्या है कि आज रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल इशू बन चुकी है। एक वर्ग है जो भरमा रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जो आपको भरमा रहा है कि देखो वो वर्ग, वो जो है, वो वाला जो वर्ग है वो रिजर्वेशन के नाम पे तुम्हारा हक खा रहा है। एक वर्ग है जो आपको भरमा रहा है कि देखो वो रिजर्वेशन तुम्हारा छीनना चाह रहा है, तुम्हारा हक तुमसे छीनना चाह रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता अगर हम लोग मेरे नज़र में पूछे, अगर आप मेरी विचारधारा पूछना चाहे रिजर्वेशन को लेकर के, तो रिजर्वेशन ना तो हक है ना ही ये भीख है, ये एक ज़रूरत है, राज व्यवस्था का एक अंग है। ये एक कह सकते हैं एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक कह सकते हैं एक पार्ट है, जिससे कि आप कोई भी सरकार कोशिश करती है कि जो कमज़ोर वर्ग है, वो सेक्शन जो कमज़ोर है, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलिए कि एक माँ है, उसको 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, वो कहीं जा रही है और धूप तेज है। यदि धूप तेज है तो किस बच्चे को वो सबसे पहले प्रोटेक्टिव देती? वो जो छोटा है, सबसे छोटा है, या फिर कोई वो जो कि बीमार है, कमज़ोर है? या तो छोटा है या फिर कोई बीमार है, कमजोर, यानी कि जिनको प्रोटेक्टिव करने की पहले जरूरत, जिनके बारे में माँ को लगता है कि नहीं इनको प्रोटेक्शन देना सबसे पहले जरूरत है, उनको देती है। या तो कोई बीमार है या फिर जो छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाकी बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है या वो बाकी बच्चों को प्यार नहीं करती है, वो बिल्कुल करती है, लेकिन फर्स्ट वो किसको दे रही? जो कमजोर है या फिर जो छोटा है। आप अपने आप में देखें, हम अपने शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा केयर करते हैं? जो हमारा कमज़ोर है, शरीर का वो अंग जो हमारा कमज़ोर है, उन्हें हम ज़्यादा, मान के चलिए कि आपको आज बीमार पड़ते हैं, तो उस तबीयत खराब में आपका कोई ऐसा शरीर का कोई ऐसा अंग है जिससे कि आपको प्रॉब्लम उसमें आ रही है, इफेक्ट हो रही है, तो हम लोग उस अंग को क्या करते हैं? उस बॉडी के उस पार्ट को हम लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग अपने बॉडी के अन्य पार्ट से प्यार नहीं करते हैं या बॉडी के अन्य पार्ट के साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन देना जरूरत है। इस वजह से हम लोग उस पार्ट को पहले प्रोटेक्शन देते हैं या उसका केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, बाकी पार्ट्स का बाद में। जो मजबूत वाले पार्ट उसको क्या करते हैं? उसको बाद में। लेकिन ये कोई भेदभाव तो नहीं है, ये जरूरत है। तो अगर मेरी विचारधारा अगर आप जानना चाहेंगे तो रिजर्वेशन क्या है, तो मेरी नज़र में रिजर्वेशन ना तो कोई हक है, जो ये कहते हैं कि हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, तो वो आपका हक नहीं है, ये कोई हक नहीं है, ये किसी की संपत्ति नहीं है, और ना ही ये भीख है। अगर किसी को मिल रहा है तो ये कोई उनको भीख नहीं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जिनको अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको पहले ज़रूरत थी, दिया गया, और अभी भी दिया जा रहा है। अब हो सकता है उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो एक चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उन्हें उनसे ले लेना चाहिए वापस, वो एक अलग पॉइंट है। कभी वोट बैंक के भी चक्कर में दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण आप जितने भी लोगों को रिजर्वेशन मिल रही है वो भीख है। या फिर आज हो सकता है कि मुझे या मेरे समाज को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, रिजर्वेशन मिला, हमारा समाज तरक्की किया, आगे बढ़ गया, अब सरकार को लग रही है कि नहीं अब इस वर्ग को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ चुकी है,
और अब वो लेना चाह रही है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मेरा हक है, आप छीन नहीं सकते। रिजर्वेशन ना तो हक है ना ये कोई भीख है, ये समाज की जरूरत है। ये अच्छी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रमुख कह सकते हैं, सरकार को एक अच्छी राज्य व्यवस्था चलाने या जो समाज में जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य व्यवस्था का एक हथियार कह सकते हैं, एक जरूरत कह सकते हैं। लेकिन ना तो ये हक है ना ये कोई भीख है। हम लोग कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आरक्षण होता क्या है, आखिर आरक्षण क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। फिर इनका इतिहास जानेंगे, आरक्षण, इनको लेकर के जो निर्णय हुए हैं, क्या समस्या है, लोगों के बीच में क्या समस्याएं हैं, क्या विवाद है, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिजर्वेशन क्या है, तो रिजर्वेशन क्या है शायद समझ चुके होंगे अभी जो बताए कि रिजर्वेशन जो वंचित वर्ग है, समाज में जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, जो कमजोर है, कभी पीछे रह गए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो संरक्षण दिया जाता है सरकार द्वारा, संविधान द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है ऐसे वर्गों को, चाहे वो आर्थिक रूप से हो वंचित हो या पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप में हो, तो जो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है समानता कह सकते हैं उसको, समाज की मुख्य धारा या समान धारा के साथ जोड़ने के लिए सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि वही आरक्षण है। और ये जरूरत है, ना ही ये हक है ना ही ये भीख है। जो कह रहा है कि ये मेरा हक है वो भी गलत है, और जो कह रहा है कि ये भीख दिया जा रहा है वो भी गलत है। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये समाज की जरूरत है। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर कह सकते हैं कि एक ही देश में आखिर क्यों एक वर्ग बहुत आगे बढ़ गया, एक वर्ग बहुत पीछे रह गया। इनके लिए थोड़ा हमें अपने इतिहास को जानना होगा, और अपने इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक ऐसा भाग जहां वंशानुगत सिस्टम बना, वंशानुगत सिस्टम बना हमारे देश में, हेरिटेज सिस्टम, जिसको हेरिडेटरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या हुआ, एक भारत में एक वो युग ऐसा भी था हमारे देश में, जब हम लोग अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक युग ऐसा था जब क्या होता था कि कर्म के अनुसार व्यक्ति की जाति बनती थी। कर्म के अनुसार व्यक्ति की जाति, जो जैसा कार्य को चुनता था उस हिसाब से उसको कह सकते हैं कि वो एक पद होता था उस समय, जाति एक उनके काम के अनुसार। जैसे अगर आज के डेट में कोई आईएएस ऑफिसर है तो हम लोग कहते हैं वो आईएएस है। आज के डेट में अगर कोई मान के चलिए दुकानदारी का काम करता तो कह देते भाई वो बिजनेस वो बनिया है। उसी प्रकार कोई फौज में है, आर्मी है, कोई पुलिस का काम कर रहा पुलिस है, डॉक्टर इलाज कर रहा डॉक्टर है, तो वो उसी आधार पर कह सकते कि एक जाति का निर्माण होता था। फिर एक फिर देखते हैं इतिहास में जब आगे बढ़ते तो देखते हैं कि अब क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया कि भाई डॉक्टर का ही बेटा डॉक्टर बनेगा, या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहलाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहलाएगा। भले अब उसे डॉक्टरी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मतलब नहीं है, भले उसे डॉक्टर का काम आता है या नहीं आता है मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहलाएगा। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर कहलाएगा, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब भले वो राजा बनने के योग्य है या नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, अब वो भले उसे शास्त्र का ज्ञान है या नहीं है। वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, भले उसे बिजनेस आता है या नहीं आता है। शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, भले उसे सारा शास्त्र का ज्ञान है। एक वर्ग ऐसा भी आया। अब इस वर्ग में जब हम लोगों का ये युग ऐसा आया तो अब क्या हुआ कि अब एक फिक्स हो गया। अब जैसे शूद्र वर्ग है, अब वो क्या सोच रहा है कि भाई हम कितना भी शास्त्र पढ़ ले, हम तो ब्राह्मण बन नहीं सकते हैं, मुझे शास्त्र नहीं पढ़ना है। अब ब्राह्मण का सोच रहा है भाई हम शास्त्र में कुछ भी लिख ले, मैं शास्त्र में कुछ भी लिख लूं, वो तो पढ़ा ही नहीं है, उसे क्या पता। मैं यहां पर कोई आज के जो ब्राह्मण है उसे लेने की जरूरत नहीं इस बात को दिल में, ना ही मैं आज के ब्राह्मणों के विषय में बोल रहा हूँ, तब के ब्राह्मण अब के ब्राह्मण वो अलग है। मैं यहाँ एक सामाजिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण के बारे में बोल रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि अब शूद्र वर्ग सोच रहा है कि भाई मैं शास्त्र कितना भी पढ़ लूँ, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता हूँ, मैं मंदिर में पूजा नहीं करवा सकता, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ब्राह्मण सोच रहा है मैं शास्त्र कुछ भी बता दूं, कुछ भी लिख दूं या कुछ भी बता दूं, नीचे वाले को तो मानना ही पड़ेगा, उसे तो वो मानना पड़ेगा। अब क्या हुआ, कुछ ऐसे शरारती तत्व आए जो स्वार्थवश क्या किया, धर्म को वो गलत तरीके से प्रेजेंट किए, जो शास्त्र में लिखे हुए रहे गलत तरीके से प्रेजेंट किया।
जिससे क्या हुआ, समाज में भ्रष्टाचार शुरू हुआ, सामाजिक भ्रष्टाचार कह सकते हैं। अब चूंकि नीचे का वर्ग पढ़ा नहीं है, इसको अब एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए, अगर थोड़ा सा हम लोग आते हैं ब्रिटिश युग में, वहां से निकल के 1813 का जब चार्टर एक्ट आया था, इसमें एक प्रावधान किया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। प्रावधान क्या था? प्रावधान यह था 1 लाख रुपया भारतीयों के शिक्षा पे खर्च होगा प्रति वर्ष। 1 लाख उस समय का मायने रखता था 1813 का, यह आज का नहीं है, 1813 का था। आप समझ सकते हो 1 लाख कितना, आज भी 1 लाख मायने रखता है भारत में। आज भी एक गरीब व्यक्ति को अपने बच्चे को पढ़ाने में 1 लाख रुपया बहुत हो जाती है। उस समय की बात, 1813 की बात है, समझिए जरा। तब जबकि रुपया डॉलर पे से आगे था, उस समय रुपया डॉलर से आगे था। आज जैसे डॉलर रुपया से कई गुना आगे है, तो उस समय रुपया डॉलर से आगे था। आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगाइए। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट पढ़िए। अब इसमें क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि भाई अब हम कोई भी इंडियन है, हम उसको कंपनी का किसी भी पद पे के लिए उसको खोल रहे हैं रास्ता, भेदभाव नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि ये भेदभाव मिटाने में 20 साल क्यों लग गया? तो देखिए इसमें लॉजिक समझिए, अंग्रेजों का कितना माइंड लगा है। 1813 में ये पहले स्कूल खोला। अब स्कूल में बच्चे गए, इन बच्चों को वो अपने हिसाब से बताना शुरू कर दिया, पढ़ाया, उसके माइंड ब्रेन वॉश का किया। वो शरीर से तो भारतीय रहा, दिमाग से ब्रिटिश रहा। उनको सिखाया गया कि हम लोगों के आने से पहले तो स्कूल था ही नहीं, स्कूल तो शिक्षा तो हम दे रहे व्यवस्था। अब वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमारे देश में यहाँ जो है विद्या क्या है? संस्कृति है। यहाँ जरूरत नहीं है, हमारे देश में विद्या संस्कृति है। राजा महाराजा के भी बच्चे जाते थे जंगलों में, शिक्षा लेते थे सामान्य बच्चों की तरह। जब वो तो राजा का बेटा है, उन्हें शिक्षा लेने की क्या जरूरत थी भाई? लेकिन लेते थे वे, और सामान्य बच्चों की तरह लेते थे। खुद भोजन बनाते थे, लकड़ी काटते थे, भिक्षा लाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में शिक्षा कल्चर का पार्ट है। ये इनसे हमारा जुड़ाव डीएनए, ये जरूरत के लिए नहीं। ये अलग बात है कि आज नौकरी के दौर में इसको एक जरूरत बना दिया गया है, लेकिन विद्या ग्रहण करना ये हमारा संस्कृति का पार्ट है, ये हमारा डीएनए है। अपने आप हमारा उनके साथ हमारा जुड़ाव है, ये इस देश का इतिहास रहा है। लेकिन अब उन्होंने क्या माइंडसेट करा दिया कि भाई हमारे आने से पहले तुम्हारे इस देश में शिक्षा व्यवस्था थी ही नहीं, हम शिक्षा दे रहे हैं। अब जो ये बच्चे 1813 में इनके स्कूल में इन किया, अंग्रेजों के स्कूल में, अब जब ये 1833 में अब ये शिक्षा 20 साल के बाद ये शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकला, अब इसकी आयु 25 साल 26 साल है, ठीक है। अब ये क्या है? ये शरीर से भारतीय है, माइंड से ब्रिटिश है। अब उनको कह रहा है कि अब उसको तुम जॉब में देना शुरू करो, अब उनको जॉब देना शुरू करो। अब वो लोग क्या करे? उन लोगों की मदद से वो भारत पे रूल कर रहे हैं। अब एक वर्ग है कह रहा है कि नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन वो वर्ग क्या कह रहा है? ये जो वर्ग है जो इस स्कूल से बाहर निकले, ये वर्ग क्या कह रहा है? क्या ये लोग अंग्रेजों को बाहर निकाल रहा है? अंग्रेज ही है जो कि शिक्षा दिया, इस देश में मॉडर्नाइजेशन दिया, लोगों को डेवलप करना चाहा। इस देश में था क्या? यानी कि जो उसको पता है, क्योंकि हमारा तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया था, तो अब तो आपके पास कुछ रहा नहीं बताने को। अब एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है अंग्रेज भारत छोड़ो, एक वर्ग उन्हीं को पीट रहा है जो कह रहा है अंग्रेज भारत छोड़ो। कहने का अर्थ यह होता है कि एक वर्ग ऐसा था कि जो ये सोच लिया कि भाई हमारे यहाँ हमें शास्त्र पढ़ के क्या करना है। अब आप पढ़ना छोड़ दिए, 8 साल 10 साल 20 साल, एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी आते आते क्या हुआ? आपका अपना जो शास्त्र है, जो आपका मूल ज्ञान, जो आपका जो कह सकते जो मूल ज्ञान है, जो आपका डीएनए जिससे आपका जुड़ा हुआ है, आप उससे दूर हो चुके हैं। अब एक वर्ग का उस पर कॉपीराइट हो गया। अब उस वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती तत्व कह सकते हैं, ठीक है। अब सारे लोग जो, अब कुछ लोग वकील, सारे लोग जो वकालत पढ़ते हैं, कुछ वकालत पढ़ते हैं कि उसे कानून का अच्छा ज्ञान हो, और कुछ लोग वकालत क्यों पढ़ते हैं? वो उसको तोड़ मरोड़ करके अच्छी इनकम कर सके, तोड़ मरोड़ करके कानून का की जानकारियों का फायदा उठाकर उन्हें तोड़ मरोड़ करके वो अपना अच्छा इनकम कर सके। 2 प्रकार के होते हैं। तो उसी तरह कुछ ऐसे भी रहे, वो इस बात को गौर किया, कह रहे यार इनको तो पता ही नहीं है। आज भी वही बात है, हम लोग केस लड़ने जाते हैं, कोई हमें पता ही नहीं कानून क्या है। वकील साहब बोल दिए 1 तारीख में नहीं होगा, अगला तारीख तारीख पे तारीख। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप क्या जानो भाई क्या हो रहा है अंदर, नहीं हो रहा है। अब वकील साहब जज साहब बात कर रहे हैं, ये सेक्शन वो सेक्शन कुछ, अब जज साहब अंग्रेजी में बता रहे हैं, देखिए आपका ये छूट गया, आप ये वाला पॉइंट तो तैयार करके ही नहीं लाए, जाइए अब अगला तारीख में ले आइए। अब वकील साहब बाहर आए और बोल दिए क्या? आकर के बाहर बोल दिए देखिए जज साहब बोले अगला तारीख में। क्यों अगला तारीख में आने बोले? वो बताया ही नहीं कि भाई गलती तो मेरी थी, हम रिपोर्ट ही अधूरा दिए जज साहब को, तो अगला तारीख दे दिया। अच्छा ठीक, अगला तारीख कोई बात नहीं। अब आपको कुछ पता ही नहीं, अगला तारीख आपका बिल बढ़ गया।
यही होता है। तो वही वही चीज वहां हुआ, आपको पता ही नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ, आप तो उनसे वंचित हैं, आप तो उसको छोड़ चुके हैं। अब एक वर्ग ऐसा है, अब वो आपको बता रहे देखो शास्त्र में ये कहा गया, अब आप तो जान ही नहीं रहे हो, अब आपको वो जिस हिसाब से बोल रहा है आप नाचते जा रहे हो। नतीजा क्या हुआ, समाज में भेदभाव शुरू हो गया। हमारे समाज में भेदभाव, कुछ लोगों के शरारतों के कारण भेदभाव शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस भेदभाव के कारण कुछ वर्ग ऊपर बढ़ते चले गए, कुछ वर्ग नीचे बढ़ते चले गए। अब इनका फायदा उठाया कौन, विदेशी आक्रमणकारी। समाज में क्या हुआ, एक बंद गया हमारा समाज। ब्राह्मण है वो शास्त्र का ठेका उसके पास चला गया, क्षत्रिय है शस्त्र का ठेका उसके पास चला गया, शस्त्र अब वही उठा सकता है। जैसे वाजपेयी जी के एक भाषण है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो महान कवि भी रहे, उन्होंने उनके एक भाषण में उन्होंने बोला था, जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था ब्राह्मण शास्त्र पकड़ के खड़े थे, समय था शस्त्र उठाने का लेकिन शास्त्र पकड़ के खड़े थे। क्यों खड़े थे भाई, क्योंकि माइंड सेट कर दिया गया था कि आप ब्राह्मण हो, आपको सिर्फ शास्त्र ही उठाना है, शस्त्र उठाने का काम क्षत्रिय करेगा। जब गजनी लूट के लेके जा रहा था लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। अगर सारे लोग मिलकर अटैक कर देते तो गजनी वापस भी नहीं जा पाता, लेकिन क्यों देख रहे थे भाई, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा दिया गया था कि तलवार उठाने का कार्य सिर्फ क्षत्रिय कर सकता है, या तलवार उठाने का जिम्मेदारी सिर्फ क्षत्रिय के ऊपर में है, आपको बस तमाशा देखना है। मजे ले रहे थे। ये एक नुकसान, किस तरह से नुकसान बढ़ा एक दूसरे से समझे। भेदभाव से क्या हुआ, समाज हमारे वर्गों में बढ़ गया। भाई हम सुधरे, हमें शास्त्र से कोई मतलब नहीं, हम ब्राह्मण है, हमको सिर्फ शास्त्र से ही मतलब है, शस्त्र से कोई मतलब नहीं। अब शस्त्र का काम क्षत्रिय जाने, वो लड़ सकता है लड़े, नहीं तो सब मरे। एक समय ऐसा भी आया। उसके बाद क्या हुआ, भारत में विदेशी आक्रमण बढ़ता गया। धीरे 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 क्या हुआ, छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतता गया, हारता गया, यहाँ का धन लूटा गया, वैभव लूटा गया, स्त्रियों का मान सम्मान लूटा गया। इन सब के बीच में क्या हुआ, कई ऐसे वर्ग ऐसे हुए जो धन संपत्ति से वंचित हुए। अब वो क्या हुआ, वो पिछड़ता चला गया, वो पिछड़ता चला गया। अब वो पिछड़ता जा रहा है। अब चूंकि वो पिछड़ता जा रहा है तो लोग भी क्या कर रहे हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। आज भी है, आज भी अगर आपके पास अच्छी इनकम नहीं है, रुपये नहीं है आपके पास, तो रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं आपसे। तो आप समझ सकते हैं। अब वो बेचारा और पिछड़ता चला गया, जिसको आज के समय में हम लोग दलित, महादलित शब्द से नवाजते हैं। ये सब शब्द उनको लिए प्रयोग करते हैं। और बहुत शौक, पहले क्या था, ये वास्तव में मजबूरी शब्द है, लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, ये स्टैंडर्ड वर्ड हो गया। हम दलित समाज के नेता है, स्टैंडर्ड वर्ड बना लिया गया। हम दलित समाज के नेता है, ये स्टैंडर्ड बात है। लेकिन आप जिस समाज के आप अपने आप को बोल रहे हैं, वह समाज की स्थिति बहुत खराब है, जरूरत है पहले उसे सुधारिए, फिर कहिए कि हम दलित समाज के नेता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, विदेशी आक्रमण बढ़ता गया। देश एक लंबे समय तक राजनीतिक गुलाम बना। और इन सब के दरमियान में क्या हुआ, हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा रहा जो काफी आगे बढ़ता गया, कुछ वर्ग ऐसे रहे जो दबते चले गए। अब नतीजा क्या हुआ, एक वर्ग है क्या कि जो भाई समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ, उसका राजनीति स्तर ऊंचा है, सामाजिक स्तर ऊंचा है, उनका शैक्षिक स्तर ऊंचा है। एक वर्ग ऐसा है, ना उसके पास धन है, ना जमीन है, ना शिक्षा है। समाज की वो जो एक जीवन की जो मुख्य धारा होती है, जो गरिमामय जीवन जिसको कहते हैं, उससे वो दूर है, कोसों दूर है। उन लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए, उन्हीं लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जो प्रयास किए गए संविधान द्वारा, उसी का नाम है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो शायद जो लोग ये सोचते हैं कि आपका हक है या भीख है, तो शायद अब वो समझ गए होंगे, आरक्षण ना तो आपका हक है ना भीख है, ये जरूरत है। अगर आपको लग रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं अब उसे रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, वो बिना रिजर्वेशन के आगे जा सकते हैं, उनका समाज अब आगे बढ़ चुका है, तो उन्हें रिजर्वेशन छोड़ देनी चाहिए। या फिर अब आपको लग रहा है कि नहीं आप अपने समाज में काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, तो उसे भी रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, ताकि उनके समाज के जो अन्य लोग हैं जो अभी भी पिछड़े हैं, वो उसका लाभ उठा सके। अब जैसे आज से कुछ साल पहले यूपीएससी के रिजल्ट में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक महिला का रिजल्ट हुआ जो एससी समाज से थी, और उनका जो मार्क्स आया जनरल से भी ज़्यादा आया। मीडिया में बहुत चर्चा आई, एससी समाज की महिला लड़की ने
यूपीएससी टॉप किया और जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स लाए। इसको लेकर के कई बार विवाद भी हुए, मुद्दा भी बने। उनका जब बायोग्राफी पढ़े मैंने, और पढ़ने के बाद जब उनका पेरेंट्स का जब मैंने बैकग्राउंड देखा तो मुझे ये लगा कि भाई जो इनकी शिक्षा, जो इनको बचपन से माहौल मिला है, शिक्षा मिला है, स्कूलिंग मिला है, जिस प्रकार का एजुकेशन मिला है, तो इनको कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता ही नहीं थे। कहने का अर्थ है कि जो उनको व्यवस्था मिला है वो तो बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे को भी नहीं मिल पाते हैं। वो रिजल्ट के बाद जब वो इंटरव्यू में अपना कमरा दिखा रही थी, जितना बड़ा उनका कमरा था, मुझे लगा कि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के लोग अपना परिवार के साथ उतने जगह में रहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, उनकी स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, वो धन संपत्ति से भी मजबूत है, सब कुछ है। तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि ये कोई आपका हक नहीं है, ज़रूरत है। और अब आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दें उन लोगों के लिए, अपने समाज के उन लोगों के लिए जो अभी भी पिछड़े हैं, वंचित है, समाज की मुख्य धारा से भी बहुत दूर है। क्योंकि आप खुद अपने ही समाज के लोगों का क्या कर रहे हैं, हक मार रहे हैं। उनकी जिनको ये जरूरत है, उस जरूरत को आप ले रहे हैं। तो रिजर्वेशन ना हक है ना भीख है, ये सिर्फ जरूरत है। किनको, समाज में जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसको विधि का समान संरक्षण देने के लिए, समानता देने के लिए, जो आर्टिकल 14 है, विधि का समान संरक्षण, विधि के समान समकक्ष और विधि का समान संरक्षण, बस वही समान संरक्षण देने के लिए जो है वो आपको दिया जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है। ये एक संवैधानिक राइट भी बनता है। जो कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, तो वे आर्टिकल 14 को अच्छे से पढ़ें। जो आपका अनुच्छेद है उन्हें वो अच्छे से पढ़ें। आर्टिकल 14 में 2 समानता का अधिकार की बात है, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, और इसमें क्या कहा गया है, विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण। यानी कि यदि किसी को लग रहा है कानून के नजर में कि ये कमजोर है, तो विधि क्या करती है, उसको, कानून जो है उसको ऊपर लाने का प्रयास करती है। यही है रिजर्वेशन। जो संविधान को भी लगा कि जो वर्ग पिछड़े हैं, तो वह सरकार को जिम्मेदारी दिया कि आप उसको रिजर्वेशन दे, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। अब आप उसको, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो, जो मैं बार बार कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हो या कुछ ऐसे वर्ग है जिनको अब रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, तब भी वो ले रहे हैं। वो एक चर्चा का विषय है, वो उस पर डिस्कस होनी चाहिए। और वैसे वर्गों को भी चाहिए कि अगर उन्हें लग रही तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आप किसी जरूरतमंद का हक ले रहे हैं। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम गलत नहीं है, संविधान में जो दिया गया ये गलत नहीं है। कुछ लोग इसका गलत फायदा, हो सकता है कि इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। व्यवस्था गलत नहीं है, प्रबंधन गलत हो सकता है, बात को समझें। प्रबंधन गलत हो सकता है, जो रिजर्वेशन का मैनेजमेंट किया जा रहा है वो गलत हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम में रिजर्वेशन का होना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आरक्षण को लेकर के। 1947 में, ठीक है, जो आरक्षण को लेकर के जो पीडीएफ नोट्स है वो हमारे एप्लीकेशन गुरुमंत्रा.online में है, जिसमें उसमें के बारे में संपूर्ण इनका इतिहास, इनका राजनीतिक सब कुछ इसमें दिया हुआ है, राजनीतिक सफर से लेकर ऐतिहासिक सफर। तो 1947 में, ठीक है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अजा और अजजा के रूप में सूचीबद्ध किया, जिनको SC ST भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे, तो उन्हें भी भारतीय समाज में समान तथा समान अवसर नहीं दिया गया। तो इनका क्या हुआ कि राष्ट्र निर्माण में गतिविधि में हिस्सेदारी कम रहेगी। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, गजनी वाला एग्जाम्पल दिए कि भाई जब गजनी लूट के जा रहा था तो लोग खड़े होकर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम क्यों रोके, अगर आज हम इनको रोक भी लेते, इनको मार, तो हमें क्या लाभ मिलेगा? शासन तो कोई और करेगा, हम तो उसमें जा ही नहीं सकते हैं, हम तो शासन में हिस्सेदारी ले ही नहीं सकते हैं, राज्य कार्य में, तो फिर हम इनको क्यों रोके? ये एक राष्ट्र निर्माण के लिए भी जरूरी है, और किसी एक व्यक्ति का नौकरी एक राष्ट्र निर्माण से बढ़ के तो नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ यह कि समाज का अगर आज मान के चलिए
किसी एक वर्ग को कह दिया जाए कि नहीं तुम सिर्फ इस देश में रह सकते हो, हमारे देश के किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर जो सरकारी लाभ है नहीं ले सकता है, तो वो इस देश के प्रति प्रेम क्यों रखे? वो कहेगा भाई हम यहाँ भी खा रहे जी रहे, किसी और देश में जाएंगे वहां भी खाएं, कमाएंगे, खाएंगे, जिएंगे, मैं क्यों रखूं? ये तो एक कोई भी सवाल उठाएगा। तो राष्ट्र निर्माण के लिए यही चीज संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई हमारा देश जो वर्षों तक विदेशी आक्रांता झेला, इसलिए नहीं कि हमारे देश के कमजोर थे, हमारे देश के राजा महाराजा कमजोर थे, कमजोर नहीं थे, हम बटे हुए थे, हम बटे हुए थे। आपको याद होगा जब 2019 में पुलवामा में जब अटैक हुआ था बहुत ही और हमारे सैनिक शहीद हुए थे, पूरे देश में मार्च निकला था सरकार पर दबाव बनाने के लिए। तो ये दबाव क्यों पूरे देश में हर एक क्यों निकला? क्योंकि आज फौज में हर वर्ग का व्यक्ति है। लेकिन जरा सोचिए कि ये सिस्टम होता कि नहीं, इंडियन आर्मी में सिर्फ यही वर्ग का लोग आएगा, बाकी वर्ग का नहीं आएगा, तो फिर क्या होता? बाकी के वर्ग लोग दिलचस्पी नहीं लेते। तो यही चीज है, यही रिजर्वेशन का यही एक महत्व। राष्ट्र निर्माण के लिए रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं को जरूरी लगा, क्योंकि जब तक शासन में समाज का हर वर्ग नहीं आएगा तो शासन के प्रति, देश के प्रति हर वर्ग को जो सम्मान है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो नहीं बनेगा। और इसी की कमी से क्या हुआ? हमारे देश विदेशी आक्रांताओं का मार झेलता रहा। अगर यही चीज नहीं होता तो फिर शायद जो विदेशी आक्रांता जितना झेला गया, विदेशी आक्रांताओं का जो अटैक इतना झेला गया, वो उतना शायद हम लोग नहीं झेलते, या फिर हम विजयी होते। तो ये जरूरी समझा गया। ठीक है। तो आरक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में अगर आरक्षण की बात किया जाए तो 330 अनुच्छेद 330, ठीक है, अनुच्छेद 330 ये क्या कहता है भाई? लोकसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है। वर्तमान में 124 सीट है। अनुच्छेद 331, आर्टिकल 331 ये किन के लिए है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन कहता है? जिनका जनक यूरोपीय रहा, यानी जो यूरोपीय का वंश है लेकिन वह भारत में अधिशासित रहा, यानी यहां पे रहा, उनको कहा जाए। अनुच्छेद 332, ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई? राज्य के विधानसभाओं में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन रहेगा। फिर 333 ये क्या कह रहा है? अगर राज्यपाल को लग रहा है कि राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन का रहना चाहिए तो वहां वो कर सकता है। ठीक है। 336 कुछ नौकरियों में क्या होगा? एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन का भारत सरकार के सेवाओं में एंग्लो इंडियन के लिए जो होता है प्रावधान कर रहा है कि उनको रिजर्वेशन का प्रावधान हो। ठीक है। ये सब जो है प्रमुख अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में आरक्षण से लेकर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है आरक्षण के लेकर के आर्टिकल 14 में तो बता ही चुके हैं कहां से विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में भी कहा गया है कि राज्य को चाहिए कि जो मतलब आर्टिकल 50 क्या क्या कह रहा है भाई? आर्टिकल 15 कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं धर्म, जाति, लिंग, निवास। ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, निवास और वंश के आधार पर। ठीक है ना। मैं शायद मिस कर रहा हूं इसमें, इन आधारों को बताने में मिस कर रहा हूं शायद। जो आधार है वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 15 और 16 को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। एक में 5 आधार है, दूसरे में 7 आधार है, ये पता है। ठीक है ना। शायद जो मैं नाम ले रहा हूँ वो शायद मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर यह भी कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए क्या किया जा सकता है? राज्य जो होती है उनको स्कूल, कॉलेजों में आदि में वो विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है। 93 संविधान संशोधन में जो है निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 94 संविधान संशोधन में जो द्वारा है मध्य प्रदेश, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड को भी सम्मिलित किया गया। इन राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का भी प्रावधान किया गया। ठीक है। 95 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति चुनावी सीटों का आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों के मनोनयन व्यवस्था को 26 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 2020 में क्या किया गया था कि एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया था, एससी एसटी को बढ़ाया गया है। भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से आरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये राजनीतिक आरक्षण की बात हो रही है। राजनीतिक आरक्षण का मतलब है जो अभी आपको बताए 330, 331, 300, यानी कि हर 10 साल में आपको क्या करना है? एक बार रिव्यू करना है। अगर लगेगा रिव्यू इसलिए कि हो सकता है इस 10 साल में
कोई ऐसा क्षेत्र है जिनको कि अब रिजर्वेशन देने की आवश्यकता नहीं है, 10 साल में 2 टर्म सरकार आएगी। कोई ऐसा क्षेत्र है जिनको अब देने की जरूरत है, इसलिए दिया गया है अगर उस हिसाब से। लेकिन ये नहीं कहा कि 10 साल के बाद समाप्त कर देना, जो कि सोशल मीडिया में जो इसको लेकर कंफ्यूजन है। सरकार कहा गया है कि 10 साल के लिए देना है, फिर रिजर्वेशन, फिर रिव्यू करना है, फिर 10 साल के लिए बढ़ाना है नए तरीके से, या आप पुराने तरीका को भी फिर से, पुराने सिस्टम को भी फिर से चला सकते हैं। ये नहीं कहा गया है कि आपको बंद कर देना है। ठीक है, 8वें, 28वें, 62वें और 19वें संविधान संशोधन द्वारा ये बढ़ाई गई है अब तक। ठीक है, सार्वजनिक पदों में अनुसूचित जातियों के लिए जो है 1943 में 8% कोटा रखा गया था। ये आजादी से पहले की बात है, ब्रिटिश भारत। कब? 1943 में 8%। आजादी के बाद संवैधानिक रूप से 10 वर्षों के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्रमशः 15 एवं 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर ये 10%, फिर ये हर 10 वर्ष में वही रिव्यू होती है, फिर इसको बढ़ाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि 10, ये कहा गया है कि 10 वर्षों के लिए एक बार में देना है, फिर रिव्यू करना है, फिर उसको जो है फिर उसको नए तरीके से बढ़ाना है, उसको स्थिति को देखते हुए। ये नहीं कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद समाप्त कर देना है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि आरक्षण को लेकर के जो है भारत में कमेटी की बात करें तो सबसे पहले बना था आरक्षण को लेकर के 30 जनवरी 1953 को कालेलकर आयोग। 30 जनवरी 1953 को कालेलकर आयोग बनाया गया पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन को लेकर, जिनका अनुच्छेद 340 में जिसका जिक्र किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग भी बने और उनको रिजर्वेशन देने का भी बात दिया गया कि आपको रिजर्वेशन भी उनको देना है। यह बना कब? 30 जनवरी 1953 को, जिसका रिपोर्ट आया 30 मार्च 1955 में। लेकिन इनके रिपोर्ट के अनुसार, इनका जो रिपोर्ट आया, इनके रिपोर्ट को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया, ये रिपोर्ट बना रहा। उसके बाद फिर जो है 20 दिसंबर 1978 को, 20 दिसंबर 1978, यहां पे याद डेट को याद रखिएगा, 20 दिसंबर 1978, 1978 को कौन सा बना? यहां पर बना मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग, बीपी मंडल इसके चूंकि अध्यक्ष थे, उसी के नाम पर बना मंडल आयोग। इन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया 1980 में। ठीक है, और इन्होंने 3473 जातियों का जो है नई ऐसी जातियों का पहचान किया जिनको कि पिछड़े वर्ग का दर्जा देना चाहिए। और इनके ही आधार पर क्या किया गया, इसी रिपोर्ट को जो है के आधार पर 27% आरक्षण का ये जो है सिफारिश किया था। ये 27% आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश किया, लेकिन ये 10 साल तक लागू नहीं किया। 1990 में 13 अगस्त 1990 को, ठीक है, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्र स्तर पर व्यापक विरोध हुआ और एक युवक ने इसके विरोध में खुद सुसाइड भी कर लिए थे विरोध करते करते। ये बहुत ही दुखद बात है, ये नहीं करना चाहिए था, एक दुखद घटना रही। इसके बाद क्या हुआ कि वीपी सिंह के बाद में फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उन्होंने जनरल कैटेगरी वाले जो स्वर्ण वर्ग है, जो फॉरवर्ड वर्ग है, उनके लिए क्या किया था, 10% का जो है आरक्षण का प्रावधान किया आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिकल आधार पर। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में इसको जो है इनवैलिड कर दिया, जो इकोनॉमिकल आधार पर, आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया था स्वर्ण वर्ग को, जो हालांकि अभी भी दिया गया 2019 में भी, तो अब जो गया, अब इसको ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है ईडब्ल्यूएस, लेकिन तभी इनवैलिड हुआ। इनवैलिड क्यों हुआ? आपको याद होगा कि जब स्वर्ण आरक्षण देने की बात हुई थी 2019 में, तो रातों रात जो होता संविधान में अनुच्छेद 16 में एक क्या हुआ, एक संशोधन हुआ था जिसमें सामाजिक के साथ साथ आर्थिक शब्द का भी प्रयोग किया गया। उस समय क्या था, जब 90 के बाद, जो 1992 के बाद जब ये दिया गया था, तो वहां पर क्या हुआ था कि ऐसा वहां रिजर्वेशन दे दिया लेकिन संविधान में कोई संशोधन किया नहीं। अब संविधान में तो था कि सिर्फ सामाजिक आधार पर, इस वजह से क्या हुआ, ये जो रिजर्वेशन दिया गया था आर्थिक आधार पर स्वर्ण वर्ग को, फॉरवर्ड को 10% का, वो इनवैलिड हो गया। और बाद में 2019 में जब भारत सरकार फिर से जब दोबारा देने का विचार किया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पुरानी गलतियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पहले संविधान में संशोधन किया, फिर 10% का आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस जिसको हम लोग कहते हैं, ये रिजर्वेशन दिया। फॉरवर्ड वर्ग में जो आते हैं उनको आर्थिक आधार पर, उनका एक क्राइटेरिया होता है, सबको नहीं मिलेगा, वो क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने वर्ष 2008 में एक मामले में दलित शब्द के प्रयोग को क्या किया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है।
ध्यान रखिएगा, ये जो दलित शब्द का प्रयोग है 2008 में, इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने क्या किया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। उनका मानना है कि इनसे, देखिए ध्यान रखिए, इसको कौन किया, अनुसूचित जाति आयोग के, इसलिए मैं जो तभी बोले कि नेता लोग जो इसको यूज करते हैं मजबूती से, वो करना नहीं चाहिए, बस इसी वजह से, क्योंकि इससे क्या होती है, उनका कहना सामंती मानसिकता जो होती है अभिव्यक्त होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून बनाकर इसे अपराध भी घोषित कर प्रतिबंध कर दिया है, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में इसको कानून भी बना दिया गया कि अगर आप दलित शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपका वो क्या हुआ, अपराध हो गया, और संवैधानिक तो है, अब ये क्राइम भी हो गया, ठीक है, यहां तक समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत में आरक्षण का इतिहास। तो भारत में अगर आरक्षण की बात किया जाए, अगर इनकी हिस्ट्री की बात किया जाए, तो ये आज़ादी से पहले से है। तो आज़ादी से पहले सबसे पहले कहाँ, 1882 में, 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुआ। 1882 में एक हंटर आयोग बना था, ठीक है, शिक्षा को लेकर के, ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। हंटर आयोग जो है, इन्होंने जो है उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले जो है, उनके ने सभी के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी, ठीक है। 1891 के आरंभ में तरावनकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरी में भी आरक्षण का मांग किया गया। 1901 में यही महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। यह अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन में जिनका बहुत थोड़ा हिस्सा था, उनके लिए आरक्षण शुरू किया गया। 1909 और 1919 में भी भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16%, अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जो पूना समझौता भी कहलाता है, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी आरक्षण का प्रावधान था। 1945 में B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में भी अन्य कई सिफारिशों के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, फिर जो है जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए, और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए प्लस अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई। वर्तमान में अब अगर बात किया जाए, ठीक है, तो रिजर्वेशन 2 सिस्टम पर दिया जा रहा है। अब देखते हैं रिजर्वेशन सिस्टम दिया किस में जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को नोट्स में पढ़ लेना है, क्योंकि एक एक बातों को अगर बताना चलो तो कम से कम 2 से 3 घंटे का क्लास होगा। हम लोग सिर्फ मुख्य बातों पर चर्चा कर रहे हैं अभी। तो अब जो है आरक्षण कितने प्रकार से दिया जा रहा है उसको देखते हैं। भारत में जो भी आरक्षण दिए जा रहे हैं उनको हम लोग देखते हैं। वर्तमान में जो भारत में आरक्षण दिए जा रहे हैं उनके 2 आधार है। एक होता है क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी इस तरह से। इस रिजर्वेशन में क्या होगा कि जितना प्रतिशत रखा गया है आपको उसके अंदर रहना है। मान के चलिए कि जैसे बिहार में महिलाओं को 35% का दिया गया है, तो अब आपको इसी 35% के अंदर ही रहना है। इसको अब जैसे दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल यानी फ्लाइंग करा देना। इसमें क्या होगा, मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो रिजर्वेशन ले रहा है SC वर्ग का, ठीक है, एग्जाम हुआ। अब एग्जाम में क्या हुआ कि वो जनरल से ज्यादा मार्क्स ले आया, जो जनरल का कट ऑफ है उसको कर लिया। तो अब क्या होगा, इनका जो रिजल्ट होगा अब इसको SC से निकाल करके इसको जनरल कैटेगरी का रिजल्ट दिया जाएगा। इसी को कहते हैं वर्ट, यानी कि इसको फ्लाइंग करा दिया गया। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये भले ही जनरल से ज्यादा मार्क्स ले आएगा लेकिन इसके अपने वो कोटा के अंतर्गत रहेगा। यानी इसको ऐसे समझे कि कोई महिला है, अब वो फीमेल रिजर्वेशन ले रही है, ठीक है, यानी कि वो बिहार में क्यों लेकर, ये 35% के अंदर है, लेकिन सपोज कीजिए वो जनरल से ज्यादा मार्क्स ला, जो जनरल कट ऑफ रखा गया है उससे ज्यादा मार्क्स रखा गया, तो अब ये 35% से बाहर निकल गया। अब उसका जनरल के अनुसार रिजल्ट बनेगा, वो जनरल वाले सीट में चले गए।
ठीक है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तब क्या होगा, वो जनरल से भी ज्यादा लाएगी, तब भी वो 35% के अंदर रहेगी। तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन देने का भी दो सिस्टम, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने मार्क्स के अनुसार एक वर्ग से दूसरे इसमें जा सकता है, ठीक है, यानी कि वो अपना रिजर्वेशन को छोड़ के जनरल कैटेगरी में भी जा सकता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आप जितना भी मार्क्स लाए आपको वहीं पे रह जाना है, इसी के अंदर रह जाना है, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन आप जनरल में नहीं जा पाओगे। तो यही है आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण। रिजर्वेशन को लेकर के और भी बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि एक लंबा टॉपिक, अगर इस पर क्लास अच्छे से लिया जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे होंगे, जो कि अब टाइम काफ़ी जा रहे हैं। तो इसको लेकर के फिर हम लोग कभी दिन में क्लास रखेंगे और उस पर हम लोग जो है रिजर्वेशन को लेकर और भी कई सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये है क्या, और इसके बारे में और जो जान के क्या है ये तो समझ ही चुके हैं, क्यों ज़रूरत है ये भी हम लोग समझ चुके हैं, इनका जो हिस्ट्री है वो भी समझ चुके हैं, संविधान को लेकर के संविधान में इसका क्या विचार, संविधान सभा का क्या विचार था, संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, ये संवैधानिक है या नहीं है ये भी समझ चुके हैं, किस प्रकार से ये अप्लाई किया गया ये भी समझ चुके हैं, इनको ब्रिटिश समय में ये कब कब किस तरीके से दिया गया हम लोग वो भी समझ चुके हैं। तो आज का अब हम लोग अपना जो है संडे गॉसिप आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। और शायद जो मेरा जो है आप लोगों को जो मैंने जो हम लोग फर्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक था कि आरक्षण हक है या भीख है, तो मेरा जो अपना अगर मेरी विचारधारा जो है, मेरी विचार ये है कि आरक्षण ना तो हक है ना तो भीख है, ये जरूरत है। ये क्या है? केवल जरूरत है, ये जरूरत है। जरूरत के और जिनको ये जरूरत नहीं है उन्हें चाहिए कि वो इसे छोड़ दें। अगर कोई ऐसा है जिन्हें लग रहा है कि अब वो डेवलप कर चुके हैं, अब उन्हें रिजर्वेशन की यानी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, वो छोड़ दे ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो ले सके। और जो लोग आरक्षण को भीख समझ रहे हैं वो भी ये समझे कि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब इनकी ज़रूरत नहीं लेकिन वो इनका लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये कोई भीख नहीं है। ये समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए संविधान द्वारा दिया गया संरक्षण है। क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के राष्ट्र के साथ नहीं जुड़ेंगे, राष्ट्र निर्माण में भाग नहीं लेंगे, कभी भी हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा एक नहीं दो नहीं हजारों वर्ष विदेशी आक्रांता का जो होता है मार झेले हैं, विदेशी आक्रांता का आक्रमण झेले हैं, जिसकी वजह से हम लोग सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाए। तो इसका कारण यही था कि समाज का कई वर्गों में बटा होना। कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको फिक्स कर दिया गया था कि आप ही राज करोगे, कुछ वर्ग ऐसा था जिनको कह दिया गया था आप कितनों भी योग्य हो आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, जिनका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। तो ये कल ना हो, एक नए भारत के निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने ये बात को समझा और उन्होंने जो दलित पिछड़े वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया। और दुनिया के ये लगभग हर देश में होता, आधार अलग हो सकता है, चूंकि भारत में जातिगत आधार पर पिछड़ापन था आज़ादी के समय, तो जातिगत आधार पर दिया गया। जब हमें लगा कि अब आर्थिक आधार पर भी देने की जरूरत है, आर्थिक आधार पर भी दिया गया। आरक्षण में एक और टर्म आती है क्रीमी लेयर। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग क्रीमी लेयर के बारे में अच्छे से पढ़ें और उस पर नोट बना करके जो हमारा टेलीग्राम में जो आंसर राइटिंग ग्रुप है, ठीक है, गुरुमंत्रा आंसर राइटिंग ग्रुप, उस पर आप लोग को सेंड करना है। ठीक है, क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट संडे को किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस पर आप लोगों को इस बार पहले ही बता दिया जाएगा। जो भी आप लोगों का सवाल है वो सवाल आप लोग अपना जो है आप लोग पूछ सकते हैं पहले से ही, ताकि उन पर अच्छे से रिसर्च हो। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिहार के प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक गुरुमंत्रा सिविल क्लास के 2 छात्र एवं एक छात्रा ने सफलता अर्जित की है, जिसमें नीरज कुमार, रजनीकांत एवं बेबी प्रिया ने सफलता का परचम लहराया है। इस सफलता के बाद संस्थान की ओर से तीनों छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। बताया गया कि खगड़िया के नीरज कुमार को प्लान ऑफिसर, रजनीकांत को राजस्व अधिकारी के लिए चयनित किया गया है, वहीं रोहतास के बेबी प्रिया को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया गया है। सफलता अर्जित करने के बाद नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ करवाया जाता था, जो रिजल्ट में सहायक सिद्ध हुआ है। गौरतलब है कि गुरुमंत्रा सिविल क्लासेस द्वारा ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिनका ऑफलाइन सेंटर पटना और पूर्णिया दोनों शहर में है।
साथ ही गृहमंत्रालय सिविल क्लास के निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी छात्र छात्राएं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं वे ऑनलाइन www.gurumantra.online को सर्च कर सकते हैं। For full videos, just go to our website application, gurumantra.online for offline centers. Verma Center, 6th floor, Boring Road, Patna 01. College Chowk, near Purnia University, Purnia, 854,301. Contact us, 913-590-4639.